अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट्स की एक पूरी चेन है और जब भी लोग उन रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना वाना खाने के लिए जाते हैं तब वहां जाकर उनको पता लगता है कि क्या सच में इन रेस्टोरेंट्स के पीछे की ऐसी कहानी है। यकीन नहीं होगा जब मैं आपको वहीं के एक रेस्टोरेंट की चेन के पीछे की कहानी जो वहां पर बिल्ड हुई उसको जानकर आपका दिल दहल जाएगा। सच में आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड तक आते आते वीडियो पूरे की तरह से पलट जाएगी और आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। सोचा मैंने भी नहीं था कि लाखों में व्यूज आएंगे बट लाइक्स नहीं आएंगे। बट हाँ, आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। पास ही के किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी उंगली से उस लाइक बटन को दबा दें ताकि आप भी इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। साथ ही कमेंट्स में पिक में जरूर लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें पहले अर्मेनिया में जाना पड़ेगा और अर्मेनिया के बोर्ज हमूद नाम के एक इलाके के अंदर जोंको चिकन नाम का एक रेस्टोरेंट वहां पर चल रहा था। इसके ओनर्स उस रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चला रहे थे। 1940s के एंड में और 1950s के स्टार्टिंग में इनके घर पर यानी कि इनके मालिकों के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने माड्रियोज रखा। घर में पैदा होने वाला पहला बच्चा था तो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे इस रेस्टोरेंट के ओनर ऑब्वियसली। लेकिन इसके बाद भी यहाँ 2 बच्चे और पैदा हुए, दोनों की दोनों लड़कियां थी जिनका नाम जोविक और हैगन रखा गया। इनका ये जोंको चिकन नाम का रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से अर्मेनिया में रहते हुए उस छोटे से शहर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बेशक वो उस टाइम पर इतना बड़ा नहीं था, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, लेकिन ये इतना अच्छा काम कर रहा था और इसके अच्छा काम करने के पीछे सिर्फ एक कारण था और वो ये, इस रेस्टोरेंट के ओनर की वाइफ यानी कि मार्गरेट या फिर माड्रियोज की माँ वो अपने हाथों से डेली एक गार्लिक सॉस बनाया करती थी और इसी चटनी के साथ इनके चिकन रेस्टोरेंट के अंदर वो सारे के सारे चिकन सर्व किए जा रहे थे। जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा था कि इस चिकन रेस्टोरेंट के अंदर इस सॉस के साथ वो चिकन वगैरह सर्व किए जाते हैं और ये चिकन की सॉस बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है वहां पर, तो लोगों की वहां पर भीड़ बढ़ती गई और इनका काम और ज्यादा फलता फूलता गया। अब काम इनका इतना अच्छा चल रहा था तो पैसे भी बहुत सारे इनके पास आ रहे थे। लेकिन इस परिवार के अंदर अब क्योंकि ये माड्रियोज सबसे बड़ा लड़का था घर का, उसके बाद इसकी दोनों छोटी बहनें थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसका अपनी माँ के साथ प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ऑब्वियसली बढ़ना भी चाहिए, माँ बेटे का रिश्ता तो एक अलग ही लेवल का रिश्ता होता है। लेकिन इस पूरे शहर के लोग इस बात को जान चुके थे कि माड्रियोज अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसने पूरे शहर के सामने बोल रखा था, जो उनका मदर्स डे का वहां पर फंक्शन वगैरह हुआ करता था, उस फंक्शन के अंदर हर बार ये माड्रियोज कहा करता था मुझे मेरी माँ चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता माड्रियोज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसके पास पैसों की तो ऑब्वियसली कोई कमी नहीं थी, घर का बड़ा लड़का वो वैसे था। सारा जो भी उसके पास कैश फ्लो आ रहा था रेस्टोरेंट से वो आधे से ज्यादा उसकी जेब में जाता। वो अंधा उड़ाने भी लगा। बहुत सारी बाइक्स उस टाइम पर जो नई नई आ रही थी वो बदलता रहता। उसको नई कोई बाइक पसंद आ जाती वो उसको खरीद कर लेकर आता घर में या फिर पूरे शहर में उसको चलाता और लोग उसको देखकर काफी जल भी रहे थे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर इनके घर के ही जस्ट सामने एक और भी परिवार रहा करता था और उस घर में परिवार की सबसे छोटी लड़की जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 12 साल की थी, रीटा, वो यहाँ पर जैसे ही माड्रियोज को देखती वो बाइक चलाते हुए, रीटा का माड्रियोज के ऊपर क्रश आ चुका था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 साल की लड़की है। क्या मतलब, ये बहुत पुराने से चलती आ रही है। ये 13-14 साल वाला क्रश का ये जो सिस्टम है बहुत पुराना है और ये क्रश का लेवल इतना ज्यादा हो चुका था कि रीटा ने पता लगा लिया कि आखिर माड्रियोज अभी कौन से स्कूल में जा रहा है और अपने माँ बाप के सामने उसने जिद करके माड्रियोज वाले स्कूल के अंदर ही अपनी एडमिशन करवा ली। और जैसे ही वो सुबह सुबह उठती वो देखती कि माड्रियोज स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, उसने अपनी गाड़ी वगैरह उठाई, गाड़ी में बैठकर वो स्कूल के लिए गया। लेकिन रीटा अपने घर के बाहर खड़े होकर सामने देखती ये सब कुछ, वो माड्रियोज को नोटिस कर रही थी। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि माड्रियोज की पूरे एरिया के अंदर सिर्फ इज्जत यही है कि ये सिर्फ लड़कियों को या फिर महिलाओं को यूज करने का वहां काम कर रहा था। रीटा को इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी। वो जस्ट माड्रियोज के ऊपर क्रश कर रही थी। वो स्कूल में भी जब जाती वो माड्रियोज को नोटिस करती, बार बार उसके आगे आगे आने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही माड्रियोज को ये चीज फील हुई कि ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा नोटिस कर रही है, अब ऑब्वियसली वो तो पहले ही एक वुमनाइजर है, उसके सामने जो भी आ रही थी वो उसको दिक्कत दे रहा था। यहाँ पर जैसे ही उसने रीटा को नोटिस किया तो उसने खुद से जाकर रीटा के सामने अपना प्रपोजल रखा। रीटा ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया और बहुत थोड़े ही टाइम में 13 साल की लड़की माड्रियोज को अपडेट कर रही थी। लेकिन ये माड्रियोज जब भी इस रीटा से मिलने के लिए जाता कहीं भी बाहर अपने शहर से दूर, तब यहाँ वो अपने साथ हमेशा 2 गन्स रख रहा था। और जैसे ही रीटा उन गन्स को देखती तो वो बहुत ज्यादा डर भी जाती। रीटा ने काफी बार उसे पूछने की कोशिश करी, तब यहाँ पर माड्रियोज ने बताया कि ये गन्स आखिर वो क्यों अपने पास रखता है। असल में तकरीबन 7 से 8 सालों पहले जब ये माड्रियोज तकरीबन
तकरीबन 16-17 साल की उम्र में था, तब यहाँ पर उसने और उसके दो दोस्तों ने मिलकर एक आदमी का मर्डर कर दिया था। और उसके बाद से ही अदालत में एक कोर्ट केस चल रहा था कि नहीं, इस पूरे मर्डर केस के अंदर माड्रियोस शामिल नहीं है, ये तो जस्ट वहां पर खड़ा था। और उसके बाद से ही अदालत ने इसे उस केस से बरी कर दिया, जबकि उसके दो दोस्त जेल के अंदर जा चुके थे। लेकिन तकरीबन 4 सालों के बाद उन दो दोस्तों में से एक दोस्त की जमानत हो चुकी थी और अब वो बाहर आ चुका था। लेकिन यहाँ पर माड्रियोस को अंदर ही अंदर पता था कि हाँ, वो खुद तो मर्डर में इन्वॉल्व है ही, एलिजेडली तो इन्वॉल्व है ही। तो यहाँ पर उसको ये अंदाजा हो चुका था कि अगर उसका वो दोस्त उस जेल से बाहर आया तो ऑब्वियसली वो उससे आकर जरूर बदला लेगा। और इसी बदले से बचने के लिए वो अपने पास हमेशा से ही 2 गन बिल्कुल लोडेड, फुली लोडेड रख रहा था अपनी जेब में। जैसी ये चीज रीटा ने सुनी, वो बहुत ज्यादा डर भी चुकी थी, लेकिन उसने रीटा को समझा दिया, पहली बात तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, दूसरी बात हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस चीज को पूरी तरीके से सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। इसका पहला रीजन तो यह था कि इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। दूसरी चीज ये थी, यहां पर माड्रियोस अगर इस रिलेशनशिप को पब्लिक कर देता तो ऑब्वियसली कोई और लड़की उसके पास आती ही नहीं। सबको पता होता कि रीटा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो और कोई क्यों आएगी। और यह बात रीटा समझ ही नहीं पा रही थी। वो जैसा जैसा माड्रियोस से सुनती वो बिल्कुल वैसा ही करती। इनके रिलेशनशिप को चलते हुए तकरीबन 6 सालों का समय बीत चुका था। 26 साल का भी माड्रियोस हो चुका था, 19 साल की रीटा हो चुकी थी। तब यहाँ रीटा ने अपने माता पिता के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में रखा कि वो इसी तरीके से माड्रियोस को पिछले 6 सालों से डेट कर रही है। माड्रियोस ने भी अपने घर पर बता दिया, तो दोनों के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। माड्रियोस अच्छा पैसा कमा रहा था अपने इस बिजनेस से, जोंकू वाले। तो रीटा के माता पिता ने दोनों की शादी के लिए हाँ कर दिया और जल्दी इन दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन जैसे ही शादी होकर पहले दिन रीटा माड्रियोस के घर पर आई, तब यहाँ माड्रियोस ने उसे एक चीज समझा दी, देखो रीटा, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट औरत होगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट औरत मेरे लिए आज भी मेरी माँ ही है। ये बात सुनकर रीटा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने ये चीजें पहले भी उससे सुन रखी थी। खैर, धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। इनका जो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। इस रेस्टोरेंट वाले बिजनेस से इनके पास मोटा पैसा आ रहा था और उस पैसे को ये पूरा परिवार अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर रहा था। बेरूत में रहते हुए उन्होंने काफी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को इन्वेस्ट किया। अब वो काफी सारे जगहों पर प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके थे और वहां से भी उनकी काफी अच्छी रियल एस्टेट की इनकम आ रही थी, काफी सारा किराया वगैरह आ रहा था। माड्रियोस की माँ की आज भी यही रूटीन चल रही थी। वो सुबह उठते ही उसको वो चटनी वगैरह बनानी होती थी और उसकी रेसिपी सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को ही पता थी। वो सुबह सुबह उठती, उस चटनी को तैयार करती, चटनी की पूरी बाल्टी को भर के वो उस रेस्टोरेंट पर लेकर जाती। पूरे के पूरे दिन वो चटनी सर्व की जाती चिकन के साथ। शाम होते ही वो वापस अपनी खाली बाल्टी को लेकर अपने घर आती, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती और अगले दिन फिर से वही रूटीन शुरू। टाइम आ चुका था 1979 की शुरुआत का और इसी शुरुआत में माड्रियोस ने जो अपने रियल एस्टेट वगैरह जो उसने पूरा अपना तामझाम इकट्ठा किया था, इतनी सारी प्रॉपर्टीज में उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और उससे उसका रेंटल इनकम आ रही थी। और ऐसी ही अपनी एक प्रॉपर्टी में उसने 2 लोगों को घर किराए पर दे रखा था। और जैसे ही माड्रियोस उससे वो किराया वगैरह मांगने के लिए उसके घर पर गया, तो उन दोनों ने वो किराया देने से मना कर दिया। अब जैसे ये चीज माड्रियोस ने सुनी कि वो उसे किराया नहीं देंगे, तो माड्रियोस ऑब्वियसली उससे लड़ेगा ही। किराए के लिए तो उसने वहां वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब किराया नहीं आएगा तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। माड्रियोस और उन दोनों लड़कों के बीच में आपस में काफी सारी बहस भी हुई, तू मैं हुई और उसके बाद माड्रियोस वहां से निकल चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर पहुंच पाता, उससे पहले ही 2 मोटरसाइकिल पर आए हुए लोगों ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी दोनों बाइक्स लगाई। बाइक से वो दोनों लोग उतरे और उतरते ही माड्रियोस की खिड़की को खोलकर उसको बहुत क्लोज रेंज से AK-47 की 16 गोलियां मारी गई। अब सोच कर देखिए आप, AK-47 की 16 गोलियां लगना कोई हलवा नहीं था। लेकिन फिर भी यहां पर माड्रियोस किसी तरीके से इस पूरे हमले में भी बच गया। उसको अभी भी कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई थी। जो गोलियां क्लोज रेंज से मारी गई थी वो आर पार हो चुकी थी सारी की सारी, और उसमें से मोस्टली उसके पेट में लगी थी। लेकिन पता नहीं क्या, शायद उस चटनी का चमत्कार होगा जो उसकी माँ उसको बना बना कर खिला रही थी। पूरे शहर को खिलाई है वो तो क्या पता पूरा शहर ही इस तरीके के हमले में सरवाइव कर जाए। खैर, दूसरी बात है। तो यहां पर 16 गोलियां खाने के बाद भी माड्रियोस उस हमले में सरवाइव कर चुका था। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से वापस अपने घर पर आया तो पूरा परिवार उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था। लेकिन जैसे ये पूरा कांड हुआ, उस पूरे कांड में उसका पिता गायब था। यहाँ पर उसने अपनी माँ से पूछा कि पापा कहाँ पर गए हैं, तो उसकी माँ ने बताया कि वहीं जहाँ हमेशा जाते रहते हैं। एक्चुअल में उसके पिता को घर से गायब होने की, काफ़ी दिनों तक गायब होने की एक बहुत गंदी लत लग चुकी थी। कहाँ जाया करता था, क्या करता था, कोई अंदाज़ा नहीं। पैसा उठाया, बाहर कहीं गया, कुछ दिन बिताए, वापस घर आ गया।
कुछ दिन घर पर रहा, वापस पैसा उठाया, फिर कहीं गया, फिर कहीं गायब हो गया। ऐसी आदत यहाँ उसके बाप को लग चुकी थी। लेकिन इस पूरे कांड में, वो गोली वाले कांड में, मार्ड्रियोस के पास उसका पिता नहीं था। लेकिन जैसे ही मार्ड्रियोस के पिता वापस अपने घर पर आए तो इस पूरी की पूरी फैमिली ने एक साथ बैठकर ये सोच लिया था कि उनका इस इलाके में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत थोड़े टाइम में बहुत बड़ी तरक्की कर चुके थे, बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया था और इस पैसे से लोग अब जल रहे थे। कोई हजम ही नहीं कर पा रहा था इस बात को कि ये इतना सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसी वजह से इस पूरे के पूरे परिवार ने प्लान कर लिया कि क्यों ना वो इस कंट्री को ही छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाएं, अमेरिका में भी लॉस एंजलिस में। 1979 का एंड होते होते पूरा का पूरा परिवार अपना सारा कुछ वहां पर बेच बाच कर, अपना सारा पैसा इकट्ठा करके, उन जोंकू चिकन कॉर्नर्स को सभी को बंद करके वहां से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुका था। अब जैसे ही वहां पर आए तो इस पूरे परिवार ने सोच लिया था कि वो यहां पर आकर इस रेस्टोरेंट वगैरह के काम को नहीं करेंगे, यहां पर वो एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिवार इस काम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उनको लग रहा था कि इस काम के अंदर उनको सारा सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद वो फैमिली के लिए टाइम बच ही नहीं पाता। इससे परेशान होकर उन्होंने सोचा कि अब हम लॉन्ड्री का काम करेंगे। जी हाँ, आसपास के लोगों से कपड़े वगैरह इकट्ठा करेंगे, बड़े पैमाने पर यहाँ लॉन्ड्री की मशीन्स वगैरह लगाएंगे, वॉशिंग मशीन वगैरह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने काम शुरू भी कर दिया, मशीन्स वगैरह आ चुकी थी। एक अलग सेपरेट कमरे में उन्होंने वो सारी मशीन्स वगैरह लगाई और आसपास से कपड़े इकट्ठा करके उसके अंदर वो धोने वगैरह भी लगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आई कि एक टाइम के बाद वो काम वहां पर फ्लॉप हो चुका था। अब जैसे ही ये काम फ्लॉप होता देखा तो पूरा परिवार टेंशन में आ चुका था कि आगे अब घर कैसे चलेगा। तब यहाँ पर पूरे परिवार ने बैठकर सोचा एक बार फिर से कि हमें एक बार फिर से काम बदलने की जरूरत है और अब हम क्या काम कर सकते हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लॉस एंजलिस के अंदर अर्मेनिया के काफी सारे लोग एक बड़ी कम्युनिटी बनाकर रहते हैं और उसी कम्युनिटी के अंदर जाकर ये मार्ड्रियोस का पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था। और अब फिर इस परिवार ने सोचा कि यहाँ पर भी तो हमारे ही लोग रहते हैं, तो क्यों ना हम एक बार फिर से वही अपना चिकन वाला काम यहाँ पर शुरू करें। वहां पर लोगों को आदत लगी थी हमारे चिकन की, तो यहाँ पर भी लग जाएगी, यहाँ पर भी तो अर्मेनिया के लोग ही रहते हैं। तब यहाँ पर इस पूरे परिवार की सहमति बनी कि हाँ बात तो ठीक है। फिर से एक नया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटा सा जोंकू चिकन रेस्टोरेंट शुरू किया गया और इसको फिर से पूरा परिवार संभाल रहा था। 1983 तक आते आते इन्होंने अपना रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था और जैसे ही शुरू किया और उसके बाद से जो इनकी पॉपुलैरिटी इनको मिली वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। अर्मेनिया के लोग यहाँ पर आकर बहुत भीड़ में खाते, किसी का नंबर लगता किसी का नहीं लगता, लोग अपनी बारी के आने का वेट कर रहे थे। सभी को वही वो चटनी जो थी मार्ड्रियोस की माँ जो बना रही थी वो चटनी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी और ये बातें आगे 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 फैलती गई। अब जैसे फैलती गई वही जो पैसा इन लोगों ने अर्मेनिया में रहते हुए कमाया था वही पैसा अब ये लोग डॉलर्स में कैलिफोर्निया में रहते हुए कमा रहे थे। ये रेस्टोरेंट कितना ज्यादा फेमस हो चुका था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि शुरुआत होने के सिर्फ 2 साल बाद यानी कि 1985 में इस पूरे रेस्टोरेंट का जो नेट प्रॉफिट था वो तकरीबन $2 मिलियन का था। $2 मिलियन उस टाइम पर, आज भी $1 मिलियन तकरीबन 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं और उस टाइम पर तो आप सोच लीजिए कितने ज्यादा होंगे। और जैसे ही इन लोगों की इतनी ज्यादा सेल बढ़ी तो 2 साल के अंदर इस पूरे परिवार ने फैसला कर लिया कि हम इसका एक और ब्रांच आगे किसी और शहर में खोलेंगे या फिर इसी शहर के एंड में खोलेंगे ताकि और लोगों तक भी हमारा ब्रांड पहुंच सके। जैसे ये बात मार्ड्रियोस की मां ने और उसके बाप ने सुनी तो दोनों ने ये सहमति बना ली कि हाँ हाँ बिल्कुल खोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मार्ड्रियोस के पिता ने एक कंडीशन रखी कि ये जो मेन रेस्टोरेंट है, जो सबसे पहला रेस्टोरेंट है जो हमने खोला है, इस रेस्टोरेंट के ऑनर हम ही होंगे और जो आगे जितने भी रेस्टोरेंट तुम खोलना चाहो तुम खोलो, उसकी पैसा हम तुमको देंगे, लेकिन उसके ऑनर तुम रहोगे, हम नहीं बनेंगे। हम सिर्फ अपने इसी रेस्टोरेंट में खुश हैं, हमको कोई और नहीं चाहिए। मार्ड्रियोस ने जैसे बात सुनी उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो चटनी है वो माँ को और ज्यादा बनानी पड़ेगी ताकि मैं जहां भी खोलूं वहां तक वो चटनी पहुंच सके, क्योंकि असल राज तो सारा कुछ इस चटनी के पीछे ही था। लेकिन जैसे ही उसने और ज्यादा अपने रेस्टोरेंट्स खोले, आगे 3 रेस्टोरेंट्स और वो अलग अलग इलाकों में खोल चुका था, उसकी भी फैमिली अब खुद की बन चुकी थी। बट इस परिवार के ऊपर एक ट्रेजेडी आई और वो ट्रेजेडी ये थी कि मार्ड्रियोस के पिता की मौत हो चुकी थी। सडनली एक सुबह जब ये पूरा परिवार अपने घर में उठा तो उसके पिता अपने बेड से उठे ही नहीं। उन्होंने जाकर जगा कर देखा उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद से पूरा परिवार सदमे में चला गया। खैर इसके बाद से जिंदगी आगे कंटिन्यू हुई, लेकिन अब आगे जैसे जैसे मार्ड्रियोस बड़ा होता जा रहा था वो बिल्कुल अपने पिता वाले नक्शे कदमों पर चल रहा था। उसने भी अब घर से कुछ दिनों के लिए गायब होना शुरू कर दिया। वो भी घर से पैसे उठाता, कहीं और जाता, क्या पता कहाँ जा रहा था, आगे हमें पता चलेगा शायद। कुछ दिन वहां रुकता, जब पैसे खत्म हो जाते वो वापस अपने घर पर आता और ऐसे ही उसकी जिंदगी अब चल रही थी। और एक रात जब वो वापस अपने घर आया तब रीटा ने उससे पूछा कि आगे तुम कहाँ जाते हो। तब यहाँ पर उसने बताया कि आसपास के इलाके में जितने भी
बहुत अमीर अमीर लोग हैं, वो सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं और हम सब जाकर वेगस में अपना पैसा उड़ाते हैं। वहां जाकर हम दारू वगैरह के ऊपर, लड़कियों के ऊपर और साथ ही महंगा महंगा माल वगैरह फूकते हैं। उससे हमारे दिल को शांति मिलती है और ये सारा कुछ मैं नहीं बल्कि हर कोई करता है। इसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? जैसे ये बात रीटा को पता लगी, उसको बुरा तो लगा, लेकिन अब वो भी कर क्या सकती थी। लेकिन अब आप यहाँ पर सोच कर देखिए, जहां मार्ट्रियोज अपने इस मेहनत के पैसे को उड़ाया जा रहा था, उसकी माँ की अभी भी यही रूटीन थी, डेली सुबह उठना और इतनी बड़ी मात्रा में उस चटनी को बनाना, चटनी को लेकर अलग अलग बाल्टियों में अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ट्रैवल करना, वहां जा जाकर अपने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में उन चटनी को डिलीवर करना और उसके बाद से फिर हर एक रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज करना और वापस रात को घर आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और उसके बाद सोना और अगले दिन फिर से वही रूटीन। लेकिन मार्ट्रियोज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ वो फिर भी डेली अपनी माँ से बातें करता, चाहे वो बाहर हो चाहे वो घर में हो। वो घर में होता तो अपनी माँ से ही चिपका रहता, अगर वो बाहर जाता तो भी वो अपनी माँ को किसी ना किसी तरीके से कॉल वगैरह करता और अपनी माँ से बातें करता, अपनी माँ को बताता कि उसकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। वो अपनी माँ से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाह रहा था। टाइम ऐसे ही धीरे धीरे बीतता रहा और एक रात जब वो रीटा के साथ अपने कमरे में सो रहा था, उसके चारों बच्चे अपने अलग अलग कमरों में सो रहे थे, माँ उसके अलग कमरे में सो रही थी, बहनें अपने अपने घरों में थी। तब यहाँ एक रात रीटा को उसने उठाया और कहा कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जैसे ये चीज रीटा ने सुनी, रीटा तुरंत उठी, कबर्ड वगैरह खोला, उसके अंदर से दवाइयां वगैरह ढूंढने लगी, लेकिन उसको कोई भी दवाई पेट दर्द से रिलेटेड मिली ही नहीं। वो अपनी माँ के कमरे में गई, माँ को जाकर जगाया और कहने लगी कि माँ ऐसे ऐसे उनको पेट में दर्द हो रहा है। तुरंत ही यहाँ मार्ट्रियोज की माँ उठकर उस कमरे में आई और मार्ट्रियोज को संभालने लगी। उसने कहा भी कि जाओ तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन यहाँ मार्ट्रियोज डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहा था। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पेट दर्द है, नॉर्मली है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। वो रात जैसे तैसे कट गई। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह उठते ही मार्ट्रियोज की माँ ने मार्ट्रियोज से पूछा कि क्या तुम्हारा पेट दर्द अब ठीक है? मार्ट्रियोज ने कहा हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते मार्ट्रियोज को एक बार फिर से वही पेट दर्द हो चुका था। अब जैसे ये पेट दर्द हुआ, उसने वापस अपनी माँ को जाकर बताया कि मेरे को ऐसे दोबारा से पेट दर्द हो रहा है। मार्ट्रियोज की माँ ने कहा अब तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। मार्ट्रियोज ने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। वहां उसके काफी सारे टेस्ट वगैरह लिए गए और इस टेस्ट में सामने आया कि मार्ट्रियोज को टर्मिनल कैंसर हो चुका है। जैसे ये चीज मार्ट्रियोज ने सुनी, उसको अपनी आंखों के आगे मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसने वापस अपनी गाड़ी उठाई, अपने घर पर आया। घर पर आते ही अपनी माँ और पत्नी के साथ ये चीज डिस्कस करी कि उसको कैंसर हो चुका है। ये चीज सुनते ही पूरे परिवार के अंदर एक शौक की लहर दौड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा। खैर यहाँ पर मार्ट्रियोज ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश करी कि माँ देखो, तुम और मेरी जो दोनों बहनें हैं हैगन और जोविग, तुम तो ये जो ओरिजिनल रेस्टोरेंट है हमारा, मेरे जाने के बाद ये वाला संभालना, और जो मेरे चारों बच्चे हैं, वो जो 4 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर मैंने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, वो चारों बच्चे ये चारों अलग अलग रेस्टोरेंट संभाल लेंगे। जैसे ये चीज उसकी माँ ने सुनी, उसको बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि वो इस तरीके से प्रॉपर्टीज का बंटवारा क्यों कर रहा है। अगर हम एक साइड से देखें तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी बात थी। 4 ज़ेंको के अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, 4 बच्चे हैं, चारों एक एक जाकर रेस्टोरेंट को संभाल लेंगे और 5वां जो मेन रेस्टोरेंट जो सबसे पहले खोला था, वो यहाँ पर मार्ट्रियोज की माँ और उसकी पत्नी मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे यहाँ पर। लेकिन जैसे ये चीज उसकी माँ ने सुनी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई ये चीज सुनकर। वो भी अपसेट हो चुकी थी कि क्यों ये बाकी के 4 बचे हुए रेस्टोरेंट्स हम इन 4 लड़कों को क्यों दे। और यकीन मानिए इसके पीछे उसकी माँ भी बहुत ज्यादा जायज थी। ये जो 4 मार्ट्रियोज के बच्चे थे, चारों के चारों लड़के, इनसे बर्बाद लड़के मैंने आज तक नहीं देखे। इतना पैसा इनके पास होते हुए भी इनको काम सिर्फ करना था चोरी चकारी का, लूट मारी का। कभी किसी लड़की को छेड़ दिया, कहीं दारू पीकर पड़े हैं, कहीं माल पीकर सेट हो चुके हैं, कहीं भंड होकर किसी कमरे में पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे उठाई गिरे काम कर रहे थे ये चारों के चारों लड़के। अब ऑब्वियसली ऐसे काम करेंगे तो कौन ही इनको जिम्मेदारी देगा कि तुम चारों जाकर 4 अलग अलग रेस्टोरेंट्स वगैरह संभाल लो। ये तो उन्हें भी बेच मारेंगे शाम से पहले ही। ऑब्वियसली इन चारों को नशे की ऐसी गंदी लत लग चुकी थी कि अगर इनके हाथ में कुछ भी आता, ये उसको बेचकर सीधा माल पी जाएंगे। और इनमें से जो दूसरे नंबर वाला लड़का था, वो तो एक्स्ट्रा कुछ बर्बाद था। वो बर्बादी के राह को भी टाप कर कहीं आगे निकल चुका था। जी हाँ, वो ना सिर्फ सारा दिन नशे में भंड रहता, बल्कि वो क्रिश्चियनिटी धर्म के भी इतने ज्यादा खिलाफ हो चुका था कि जो भी वहां पर क्रिश्चियन लोग आसपास रहा करते थे, उन सबको पकड़कर सिर्फ यही कहता कि या तो तुम क्रिश्चियन धर्म को छोड़ दो या फिर तुम सीधा नरक में जाओगे। मेरी बात हुई है भगवान से, मुझे पता है कि तुम सारे के सारे नरक में जाने वाले हो। घर पर आते ही जैसे ही उसके माँ बाप उसे इस चीज को ना करने के लिए कहते, तो वो सीधा अपने
माँ बाप को भी यही कहता कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी सारे नर्क में जाओगे। इसके अलावा जो इसका तीसरे नंबर का लड़का था स्टीव, वो एक अलग ही बर्बादी के लेवल पर चल रहा था। उसका असल में एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कुछ रिलेशनशिप वगैरह चल रहा था और वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को प्रोस्टिट्यूशन में धकेले जा रहा था, उसकी कमाई ही खा रहा था। और एक रात तो उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को भरे रोड के ऊपर ही लूट लिया, वहां से उसका पर्स वगैरह छीन कर भाग चुका था। लेकिन जैसे ही वो भागा, पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी भागने लगी उसको पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको पकड़ने के लिए भाग रही है, उसने अपनी जेब से अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा उसको पीछे के पीछे ही ठोक दिया। उसके पैर में गोली लगी थी। अगले ही दिन स्टीव को पुलिस ने झप लिया। झपते ही पुलिस स्टेशन लेकर आए और यहाँ सोचकर देखिए, माड्रियोस को अपनी जेब से 1.4 मिलियन डॉलर्स यानी कि 14 लाख डॉलर्स देने पड़े सिर्फ इस लड़के की जमानत करवाने के लिए। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के पर्स में उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ $1700 ही मौजूद थे। $1700 वो तो जेब में आए नहीं, बल्कि ऊपर से 14 लाख डॉलर्स और देने पड़ गए। और यही सब मेन कारण थे जिस वजह से माड्रियोस की मां मार्गरेट वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ माड्रियोस के चारों लड़के बाकी के चारों रेस्टोरेंट्स को अलग अलग संभालें। उनमें से किसी के भी बस की नहीं थी कि वो एक भी रेस्टोरेंट को अच्छे से चला सकें। लेकिन फिर भी माड्रियोस अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं अपने चारों रेस्टोरेंट दूंगा तो अपने चारों बच्चों को ही दूंगा, मेरे बाद क्या पता उनका क्या होगा, कम से कम मैं तो उनके फ्यूचर को सेव करके जाऊं। बट इन बातों के ऊपर माड्रियोस और उसकी माँ के बीच में अब डेली तू मैं होने लगी। दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी। यहाँ माड्रियोस की माँ भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी। उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि रीटा माड्रियोस को भड़का रही है ये बात बोलने के लिए कि ये चारों रेस्टोरेंट उनके बच्चों को मिलने चाहिए, जबकि माड्रियोस की माँ ऐसे नहीं होने देना चाह रही थी। बट अब वो कर भी क्या सकती थी। अब आप सोच कर देखिए, अब हमें किसी से अगर बात मनवानी हो और वो ना मान रहा हो तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली चुप हो जाएंगे, हम उसको अपने हाल पर छोड़ देंगे कि जैसा होगा देखा जाएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम अपनी सफाई नहीं देंगे। और यहाँ एग्जैक्टली माड्रियोस की माँ ने भी यही किया। वो बिल्कुल अब साइलेंट हो चुकी थी। आपने बिल्कुल सही सुना, माड्रियोस की माँ बिल्कुल चुप हो चुकी थी, और वो भी अपने बेटे से। उसका बेटा अपनी माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। अब यहाँ उसकी माँ उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। ये चीज़ फील करके माड्रियोस को अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी कुछ ही टाइम बाद मौत होने वाली है, और जिस टाइम पर मुझे मेरे परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस टाइम पर ही मेरा परिवार मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, वो अंदर ही अंदर क्या फील कर रहा होगा, यहाँ आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अंदर ही अंदर माड्रियोस घुटता जा रहा था। वो पहले ही बीमारी से परेशान था, अब ये नई टेंशन उसके माइंड में चल रही थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसको उम्मीद थी कि उसकी माँ उससे आकर जरूर बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके दिमाग में अब पानी भरने लगा था। ये जो कैंसर था वो उसके दिमाग पर भी अब असर कर चुका था, और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जो थी, जहाँ पहले माड्रियोस पूरा हट्टा कट्टा हुआ करता था, वहाँ माड्रियोस अब बहुत ज़्यादा पतला सा दुबला सा हो चुका था। उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, और इसी वजह से यहाँ माड्रियोस को लग रहा था कि अब वो 4 दिनों का मेहमान नहीं है। और तभी एक रात माड्रियोस के घर में आग लग गई। ये आग उनके घर में पीछे की साइड लगी थी। अब क्योंकि आग लगी थी तो पूरा का पूरा परिवार उठकर घर से बाहर आ चुका था। लेकिन यहाँ पर माड्रियोस की माँ को कहीं ना कहीं ये शक था कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है, और अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए माड्रियोस की माँ ने उसी रात अपना सारा तामझाम पैक किया, बैग्स भरे सारे सामान के, और वो अपना सारा तामझाम लेकर अपनी बेटी जोविक के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। उसी रात अपना सारा सामान उसने वहां शिफ्ट कर दिया, वहीं पर जाकर रहने लगी। वो माड्रियोस से और ज्यादा दूर हो चुकी थी। जब माड्रियोस ने ये चीज देखी कि उसकी हालत क्या हो चुकी है, वो कैंसर का पेशेंट है, आने वाले कुछ ही टाइम बाद उसकी मौत भी हो जाएगी, और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने सब कुछ कर रही है, उससे बात तक नहीं कर रही, उसकी तरफ देख तक नहीं रही। अब आप सोच कर देखिए, आने वाला एक और साल बीत गया, जहां एक लड़का अपनी माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, उसकी माँ भी नहीं रह पाती थी। वहीं अब 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हुई। 14 जनवरी 2003 का दिन आ चुका था। माड्रियोस अपने घर पर ही मौजूद था। उसको बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था अपने अंदर। उसको लग रहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही घंटों में भी हो सकता है उसकी मौत हो जाए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अब बहुत ज्यादा घुटता जा रहा था। सारा दिन वो अकेले अपने घर में पड़ा रहता। उसकी पत्नी रीटा जा जाकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स के ऊपर काम संभाल रही थी। चारों बेटों का कोई अता पता नहीं था। माँ उसकी अलग अलग रेस्टोरेंट के ऊपर जाकर वही चटनी का काम, सर्व करने का काम कर रही थी, लेकिन वो उससे बातें नहीं करती, ना ही उसे घर पर मिलने आती। खैर,
14 जनवरी 2003 के दिन सुबह सुबह मार्ट्रियोज अपने बिस्तर से उठा। उसने बहुत जोर लगाकर खड़े होने की कोशिश करी क्योंकि उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऑब्वियसली उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा पतले से हो चुके थे। जहां मार्ट्रियोज पहले मोटा ताजा था, वहीं अब उसका वजन तकरीबन 43 किलो के आसपास रह चुका था। अब आप सोच सकते हैं 43 किलो कितना ही होता है। 14 जनवरी की सुबह सुबह उठते ही मार्ट्रियोज के माइंड में यह ख्याल आया कि हो सकता है वो कभी भी मर जाए, तो अंतिम बार वो अपनी माँ से बात करना चाहता है। तो उसने प्लान कर लिया था कि हाँ वो अपनी माँ से मिलने जाएगा। अपने बेड से उठते ही उसने जो घर में फ्रूट्स वगैरह पड़े थे वो फ्रूट्स वगैरह खाए और उसने साथ में अपना डायपर भी पहना। अब क्योंकि वो बार बार उठकर वॉशरूम तो जा नहीं सकता था, जो अडल्ट डायपर्स आते हैं वो उसने अपने पहना, अपने कपड़े ऊपर पहने और अपने घर से बाहर निकलकर जैसे तैसे सहारा लेते हुए दीवारों को पकड़ पकड़ कर वो अपने घर के बराबर में मौजूद गैराज में गया और वहां उसने जो अपनी गाड़ी तकरीबन पिछले 2.5 सालों से खड़ी कर रखी थी उस गाड़ी को स्टार्ट किया। बेशक वो बीच बीच में उसकी सर्विस करवाने के लिए अपने नौकरों को कह ही रहा था, तो गाड़ी एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। ऐसा कोई मत सोचना कि गाड़ी वहां स्टार्ट नहीं हुई होगी। खैर जाती उसने जैसे तैसे गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी के अंदर बैठा, चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी को बाहर निकाला। जहां डॉक्टर्स ने उसे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने के लिए बोला हुआ था, वहीं अब मार्ट्रियोज गाड़ी चलाकर सीधा अपनी बहन जोविक के घर पर पहुंचा। वहां जाते ही घर का दरवाजा उसने खटखटाया। जोविक ने दरवाजा खोला, वो घर के अंदर गया, लेकिन माँ उसकी उस टाइम पर घर मौजूद नहीं थी। वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में चटनी वगैरह सर्व करने के लिए गई हुई थी। शाम हो चुकी थी। अभी भी मार्ट्रियोज इसी घर में लिविंग रूम में आराम से बैठा हुआ था और तभी जोविक के घर का दरवाजा दोबारा खटका। जाके जोविक ने उठकर दरवाजा खोला और सामने उसकी माँ खड़ी थी। उसकी माँ अंदर आई। उसने अंदर आते ही मार्ट्रियोज को देखा और इतने टाइम बाद मार्ट्रियोज को पहली बार देखते ही मार्ट्रियोज की माँ के मुंह से भी हेलो वर्ड निकल गया। जैसे ही मार्ट्रियोज की माँ ने हेलो बोला, मार्ट्रियोज ने भी पलटकर हेलो का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। ये तीनों लोग वहीं कुछ टाइम तक लिविंग रूम में बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी एक वर्ड तक नहीं बोला। रात के खाने का टाइम हो चुका था। जोविक ने अपने भाई यानी कि मार्ट्रियोज से कहा कि मैं खाना वाना बना लेती हूँ। जोविक अपने किचन में गई, वहाँ खाने वाने की तैयारी करने लगी। खाना वाना बनकर रेडी हो चुका था, टेबल पर लगाया जा चुका था। बाकी ये दोनों यानी कि मार्ट्रियोज और मार्ट्रियोज की माँ उठकर डाइनिंग टेबल के ऊपर आकर बैठ चुके थे। और इससे पहले कि इन तीनों के बीच में कुछ बातें होती या फिर कोई बात बोलने की कोशिश करता, उससे पहले ही मार्ट्रियोज ने अपनी जेब में रखी हुई अपनी वही दोनों गन्स निकाली। जी हाँ, वही दोनों गन्स जो उसने आर्मेनिया में रहते हुए अपनी सुरक्षा के लिए ली थी, वही दोनों गन्स बाहर निकाली। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक बंदूक सीधा अपनी बहन के ऊपर फायर कर करके खाली कर दी। जैसे ही ये चीज़ मार्ट्रियोज की माँ जो कि उस टाइम पर साइड में बैठी हुई थी उसने देखी, उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। मार्ट्रियोज के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। वो लग ही नहीं रहा कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ मार्ट्रियोज ने अपना पूरा जोर लगाकर वो गन चलाई और पूरी की पूरी अपनी बहन के ऊपर खाली कर दी। जैसे ही वो खाली हुई, मार्ट्रियोज ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा और जैसे ही मार्ट्रियोज ने अपनी माँ को देखा, उसकी माँ समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ और भी होने वाला है। मार्ट्रियोज की माँ अपने ही बेटे के आगे ऐसे हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि वो उसको बख्श दे, वो उसके साथ कुछ भी ना करे, लेकिन मार्ट्रियोज ने यहाँ पर एक भी नहीं सुनी। मार्ट्रियोज ने दूसरी गन सीधा अपनी माँ के माथे के ऊपर रखी, बिल्कुल क्लोज रेंज में, और अपनी माँ के माथे में एक गोली मारने के बाद 6 गोलियां उसने अपनी माँ के दिल में मारी। इतना ही नहीं, अभी भी उस दूसरी बंदूक के अंदर कुछ गोलियां बची हुई थी। जैसे ही ये दोनों लोग अब वहीं मौका वारदात के ऊपर ही मर चुके थे, साइड में जाकर मार्ट्रियोज अब बैठ चुका था। उसने अपनी नज़र ऊपर की तरफ घुमाई और उन सीढ़ियों में और कोई नहीं बल्कि जोविक का एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि आखिर उसकी माँ और नानी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि उसने पहले कभी अपने मामा को देखा ही नहीं था। खैर मार्ट्रियोज ने उस बच्चे को सिर्फ देखा और देखकर इग्नोर किया और जो उस बंदूक में गोलियां बची हुई थी उस बंदूक को ही अपने सिर के ऊपर रखकर 3 फायर किए और मार्ट्रियोज ने भी लिविंग रूम में सोफा सेट के ऊपर बैठे बैठे ही दम तोड़ दिया। 3 लोग अभी अभी इस घर के अंदर एक ही झटके में मारे जा चुके थे। आपने पूरी स्टोरी सुनी, यहाँ तक आए तो आपको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि आखिर यहाँ ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे। वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके आप अपना रीजन जरूर लिखें कि आखिर ये सब कांड क्यों हुआ होगा। खैर ये सारा कांड होते ही गोली वगैरह की आवाज़ सुनते ही पड़ोसी जो थे इस घर के बाहर मौके पर इकट्ठा हो चुके थे। पड़ोसियों ने घर के अंदर जाकर देखा 3-3 लाशें पड़ी हुई थी। बच्चा एक बैठकर साइड में रो रहा था। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने बच्चे के बयान लिए। बच्चे की बात सुनते ही यहाँ पर वो केस क्लोज हो चुका था, क्योंकि ये केस एक मर्डर और सुसाइड का था। मर्डर करने वाले ने भी खुद बाद में सुसाइड कर लिया, तो आगे ये केस क्या ही चलना था।
ये केस वहीं पर बंद हो चुका था। लेकिन बाद में रीटा से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका पति पहले से ही भर चुका था अपनी माँ के खिलाफ, और सिर्फ एक बात के लिए वो उससे बात नहीं कर रही, वो बात नहीं थी। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी थी कि उसकी माँ ने मार्ड्रियोस को अपने चारों बच्चों को वो रेस्टोरेंट देने से क्यों मना कर दिए। मार्ड्रियोस चाह रहा था कि उसके चारों बच्चों को ही बाकी के 4 बच्चे रेस्टोरेंट्स मिले, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर उसकी माँ है तो उसके चारों बच्चों को उसके मरने के बाद भी वो रेस्टोरेंट्स कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी बात पर मार्ड्रियोस ने ना सिर्फ अपनी बहन का बल्कि अपनी माँ के साथ साथ खुद का भी मर्डर कर लिया। खुद का तो चलो सुसाइड किया। जैसे ये केस उस टाइम पर मीडिया में आया, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतनी वेल सेटल्ड फैमिली जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इतना मोटा पैसा उन्होंने कमा लिया है, इतना बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा है, उस फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जो लोग वहाँ पर चिकन वगैरह खाने जाते और जैसे अंदर जाकर उन स्टाफ से इस स्टोरी के बारे में सुनते कि क्या सच में तुम्हारे ओनर्स के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो स्टाफ और क्या बोलेगा, ऑब्वियसली हाँ ही बोलेगा। इस पूरे परिवार के जाने के बाद उन चारों लड़कों द्वारा ही ये पांचों के पांचों रेस्टोरेंट उस टाइम पर संभाले गए और उसके बाद उन्होंने भी अपनी जिंदगी को सुधारा और आगे चलकर काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया गया। आज भी जोंगकू चिकन रेस्टोरेंट जो है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज भी लोग इसके अंदर जाते हैं और जाकर जब बैठते हैं और वो चिकन खाते हैं और साथ में वो चटनी खाते हैं इसकी, जो बहुत फेमस रही है सालों से ही, दशकों से ही, उस चटनी को खाते खाते वो हमेशा याद करते हैं कि इस चटनी की शुरुआत मार्ड्रियोस की माँ मार्गरेट ने करी थी और कैसे उसकी मौत हुई थी, कैसे मार्ड्रियोस की मौत हुई थी, कैसे मार्ड्रियोस की बहन ज़ोवी की हत्या की गई थी। मुझे आप सभी की राय इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप मुझसे इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ फोटोज ले सकते हैं जिनको मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता, क्राइम स्पॉट की फोटोज़। तो अगर आपको वो चाहिए हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप फॉलो मुझे जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट हरजिंदर सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।